हेलो स्टूडेंट्स, राजस्व नीति के अंतर्गत सरकार की आयों और व्ययों का संपूर्ण व्याख्या और उससे संबंधित नियम, उद्देश्य वगैरह लिखे जाते हैं। तो जो राजस्व होता है, राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा आता है कर से, यानी कि टैक्स से। तो कर क्या होता है, इसके बारे में हमने बात कर लिया था कि कर एक अनिवार्य भुगतान है जो प्रत्येक व्यक्ति या जनता के द्वारा सरकार को दिया जाता है, बदले में उसको किसी विशेष सेवा या सुविधा की प्राप्ति नहीं होती है। जिस पर लगाया जाता है उसको देना ही पड़ता है और कर अलग अलग प्रकार का होता है। तो आज की इस वीडियो में हमें यही पढ़ना है कि कर कितने प्रकार का होता है। बेसिकली कर जो होता है ना, करों को कई सारे विशेषज्ञों ने या फिर अर्थशास्त्रियों ने या फिर दूसरे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, अकॉर्डिंग टू द उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग या फिर उनके कार्यों के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर उन सभी तरीकों के बारे में बताएंगे जिनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है कर का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर ही वो चीज़ है जो सरकार की आय का सबसे प्रमुख स्रोत है। सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा जो है कर के रूप में ही आता है। तो हमें समझना पड़ेगा कर लगाने के पीछे का आधार क्या है, उस आधार के बेस पे जो है कर को वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब होता है हमें आज समझना है करों के प्रकार के बारे में कि कर कितने प्रकार का होता है। यह है हमारा राजस्व का यूनिट 2 लेक्चर नंबर 10। अगर आपने बाकी 9 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट दिया हुआ, आप बाकी लेक्चर्स दे सकते हैं। टाइप ऑफ टैक्सेस की अगर बात करते हैं तो ध्यान में ये रखना है कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार से इसको वर्गीकृत किया है, जिसमें सबसे पहला है आपका अनुपातिक या प्रगतिशील या प्रतिगामी एवं अधोगामी कर। दूसरा वर्ग है व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत कर, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। तीसरा है परिमाण तथा मूल्य कर। और चौथा है, ऑब्वियसली चौथे के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्लास 12th में भी था, ठीक है ना। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपने प्रगतिशील कर और प्रतिगामी कर के बारे में पढ़ रखा है। यहाँ पर है सबसे इंपॉर्टेंट प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता भी है और पता होना भी चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी को सबसे ज़्यादा समझा और जाना जाता है। अब इन सभी को हमें डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि किसी भी टाइप में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको तैयार रहना है। सबसे पहला आता है अनुपातिक कर, जो कि पहले वर्ग का पहला है। दैट इज अनुपातिक, प्रगतिशील, प्रतिगामी, अधोगामी का पहला ग्रुप है, जिसमें 4 है। उन चारों को डिटेल से मैं बताऊंगा। सबसे पहला है आपका अनुपातिक कर, यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्स। अनुपातिक यानी कि किसी बेस पर, एक अनुपात के आधार पर होता यह है कि वह कर जो आय के अनुपात में लगाया जाता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय का एक निश्चित भाग, एक निश्चित दर टैक्स के रूप में चुकाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, अनुपातिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि आय का एक निश्चित हिस्सा देना पड़ता है। पहले से तय कर देना पड़ता है कि आपको आपकी आय का 5% या अपनी आय का 10%, भले ही आपकी आय कितनी भी कम हो, भले ही अपनी आय कितनी भी ज़्यादा हो, आपके ऊपर लगने वाला टैक्स का अनुपात एक समान होता है। समान अनुपात भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबको एक ही रूप में टैक्स चुकाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर टैक्स की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए यहाँ पर समान दर होता है। टैक्स का रेट होता है सबके। इसका मतलब होता है रेट सेम है, आपकी इनकम कम है तो यहाँ पर कर कम है, और ज़्यादा इनकम है तो कर भी ज़्यादा होगा, लेकिन जो कैलकुलेशन का जो रेट होता है वो एक जैसा होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है अनुपातिक कर सब आयों पर एक निश्चित दर से कर लगाता है। आय के घटने या बढ़ने पर इन दरों में कोई कमी नहीं होती है। इवन जो कैलकुलेटेड टैक्स होता है वो जो है कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की। अनुपातिक कर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर कर का आधार मतलब किसके ऊपर टैक्स लगाना है, कर की दर और कर राशि। कर की दर यहाँ पर सबके ऊपर एक समान है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ती चली जाती है, कैलकुलेशन वे में आपको लग रहा है कि कर की राशि बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। यहाँ पर रेशियो सबके ऊपर एक समान लगा।
1000 रुपये इनकम थी तब भी 10% का टैक्स है, 2000 की इनकम है तब भी 10% का ही टैक्स है, आपकी इनकम 10,000 होगी तब भी 10% का ही टैक्स है। समान अनुपात यानी कि अनुपातिक रेशियो इसी को बोलते हैं। बस ये है क्योंकि इनकम ज़्यादा है तो कैलकुलेशन में कर का अमाउंट भी ज़्यादा होगा। 1000 का 10% 100 होता है, 10,000 का 10% 1000 होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कर की दर एक समान होती है, समान रेशियो होता है। इसके लिए ये जो ग्राफ होता है यहाँ पर होता है कर की दर और यहाँ पर होता है कर राशि। दर एक समान से राशि बढ़ती चली जाती है। कुछ इस तरह से आपका टैक्स स्लैब बनता है। टैक्स का लाइन बनता चला जाता है बिल्कुल सीधा सपाट, किसके साथ, एक्स के साथ। एक पैरेलल बन जाता है और ये हो जाता है आपका वाई। समझ में आ गया। दिस वन इज नोन एज कौन सा, अनुपातिक प्रोपोर्शनल टैक्स। अब इस टैक्स के कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान है। सबसे पहले बात करते हैं अनुपातिक कर के लाभ। क्या लाभ है अनुपातिक कर के? सबसे पहला, इसमें सरलता का गुण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको कैलकुलेशन करना आसान है। हमें पता है भाई 10% ही देना है, चाहे जितने भी इनकम हो, जितने भी कम हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से इसका अनुमान लगाया जा सकता है, प्रत्येक हर आदमी लगा सकता है। इस प्रकार कर समाज के उत्पादन और वितरण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता है। ना उत्पादन कम होता है ना बढ़ता है, स्थिर रहता है। सैद्धांतिक दृष्टि से उपयुक्त है, सैद्धांतिक, लेकिन एक्चुअली में व्यावहारिक नहीं है। क्योंकि व्यावहारिक यही है क्योंकि यहाँ पर कर का भार सभी व्यक्तियों के ऊपर एक समान पड़ रहा है। भाई गरीब आदमी भी उतना ही टैक्स दे रहा है जितना अमीर दे रहा है। तो समाज के बीच में जो आय का बंटवारा है वो गलत तरीके से हो रहा है। इवन हम देखेंगे वो सबके ऊपर एक समान, अब सभी नागरिक एक जैसा टैक्स देंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी कारण से इसके कुछ दोष भी है। दोष मतलब समाज की प्रणाली के अनुसार अनुपातिक कर उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह निर्धन एवं धनी दोनों के ऊपर एक समान कर का भार डालता है, जो कि गलत है। नॉर्मली होना यही चाहिए कि जिसकी इनकम कम है या निर्धन है या फिर गरीब है, इनकम नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर कर का भार थोड़ा सा कम होना चाहिए ताकि उसके पास उपभोग हेतु अमाउंट ज़्यादा बचे। जबकि जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है वो अपनी इनकम का ज़्यादा पार्ट एज ए टैक्स दे सकता है, तब भी उस पर कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है। तो ये समाज प्रणाली के अकॉर्डिंग सही नहीं है। सैद्धांतिक के अनुसार आपको दिखने में, पढ़ने में, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सही लग सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स। इसके बारे में भी आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है ऑलरेडी। प्रगतिशील कर क्या है? प्रगति का मतलब होता है बढ़ते चले जाना, स्टेप टू स्टेप आगे की ओर बढ़ते चले जाना। यह वह कर प्रणाली है जिसके अंतर्गत आय के बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती चली जाती है। मतलब आज आपकी इनकम 10,000 है तो आपके ऊपर टैक्स जो है कम लगेगा। आपकी इनकम बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाए तो टैक्स का रेट भी बढ़ जाएगा। इसलिए इसको प्रगतिशील कर कहता है। मतलब आयों के साथ साथ कर की दर, पहले वाले में क्या था, कर की दर समान है, आय बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा लेकिन दर अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर आय बढ़ेगा, टैक्स का रेट भी बढ़ेगा और जाहिर सी बात है कैलकुलेट हुआ टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब होता है कर आमदनी के साथ साथ बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है ना। इसका मतलब आपकी इनकम ज़्यादा, आप तो आपके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर अमीरी के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगता है और ऑब्वियसली गरीबी के ऊपर कम या फिर जीरो टैक्स लगता है। मतलब इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। कम इनकम कम टैक्स, ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स। मतलब धनी व्यक्ति के ऊपर कर का भार अधिक होता है जबकि निर्धन वर्गों के ऊपर कर का भार उनके अनुसार कम होता है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझें तो समझिएगा। पहले आपकी इनकम 1000 है तो आपको ऊपर लग रहा है 10% का टैक्स। तो टैक्स आपको कितना पे करना है? 1000 का 10% यानी कि 100। अब आपकी इनकम बढ़ के दुगनी हो गई तो आपके ऊपर टैक्स भी बढ़ गया 15%। इसका मतलब पहले के अनुसार आप 200 रुपये टैक्स देना था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, इस रेट प्रणाली के अकॉर्डिंग अब आपको 300 रुपये का टैक्स देना होगा। आपकी इनकम और बढ़ गई, 2000 से बढ़ के 5000 हो गई तो अब आपके ऊपर टैक्स कितना लग रहा है? 20% का। इवन ये नहीं कि हमेशा बढ़ता चला जाएगा, टैक्स का एक लिमिट भी होता है, मैक्सिमम लिमिट भी होता है कि उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपकी इनकम टैक्स कितना हो गया? 1000। अब इनकी इनकम और बढ़ गई, मैक्सिमम लेवल पर पहुँच गई तो आपका मैक्सिमम टैक्स लग जाएगा 30%, दैट इज़ 3000। मतलब क्या होता है? इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स का रेट भी बढ़ता चला जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं प्रगतिशील कर। ठीक है ना, प्रोग्रेसिव। अब इस कर प्रणाली के कुछ फ़ायदे हैं।
मैं आपको फ़ायदे गिना देता हूँ। सबसे पहला क्या है, ये उत्पादन के वितरण में न्याय लेके आता है, साधनों के वितरण में न्याय लेके आता है। क्यों? क्योंकि कम इनकम के ऊपर कम टैक्स लगेगा तो उत्पादन प्रक्रिया में वो अपना ज़्यादा योगदान दे सकता है। नेक्स्ट है, आर्थिक असमानताओं की कमी होती है, क्योंकि अधिक आयों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, कम आयों पर कम। ऐसे दोनों के बीच में जो आयों का डिफरेंस है, जो आयों की असमानता है, भाई अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, ऐसा नहीं। अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, गरीबों का कम टैक्स तो गरीबों की इनकम बढ़ेगी। अमीरों को विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकम का एक बहुत ही कम पार्टी टैक्स के रूप में लोग देते हैं। तो ऐसे में होना यही चाहिए, प्रगतिशील कर ही, भारत में भी जो इनकम टैक्स है, आयकर लगाया जाता है, वो प्रगतिशील कर ही है। क्योंकि 0%, 5%, 10%, 15%, मैक्सिमम 30% का टैक्स होता है। जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम, उसके ऊपर उतना ज़्यादा टैक्स। ये समानता तथा न्यायशीलता के सिद्धांत पर कार्य करता है। समाज में न्याय संगत वितरण हो सके आयों का, उसके ऊपर काम करता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस प्रणाली के कुछ दोष भी निकल के आता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है यह कर प्रणाली अन्यायपूर्ण होता है। इसलिए होता है क्योंकि वो बंदे ने अपनी मेहनत से इनकम किया, मेहनत करके उसको संचय भी किया, पूंजी को संचय करने के बाद आप उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा रहे हो। उसकी इनकम, भाई उसने अपने मेहनत से कमाया है और उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ा। लेकिन जिसकी इनकम कम है, भाई इनकम कम क्यों है? या तो वो मौज मस्ती कर रहा है, या कमा नहीं रहा है, या फिर काम चोरी कर रहा है, जैसा भी हो उसके ऊपर कम टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पर एक नाइंसाफ़ी वाली भावना होती है। वो कहता है यार मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, वो बंदा सोया हुआ है, मेरी कमाई के ऊपर टैक्स ज़्यादा लग गया, और बंदा जो है नल्ला घूम रहा है फोकट में, उसके ऊपर टैक्स कम लग रहा है। तो एक हीन भावना आ जाती है समाज की, इस पर एक दोषपूर्ण जो है भावना जागृत हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी समाज के लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत सही होता है कि होना चाहिए भाई अपनी इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा योगदान करो, क्योंकि आपने समाज के रिसोर्स का, संसाधनों का ज़्यादा उपभोग किया है। तो समाज के संसाधनों का ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं, इसका मतलब टैक्स भी आपको ज़्यादा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिगामी कर। ठीक है, प्रतिगामी कर क्या होता है? ये जो है प्रगतिशील कर का, यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स का बिल्कुल उल्टा होता है रिग्रेसिव टैक्स। प्रगतिशील कर में अपने क्या पढ़ा कि इनकम के साथ साथ, आयों के साथ साथ टैक्स का रेट बढ़ता चला जाता है। अब इसका उल्टा है, पहले टैक्स चलता था ऐसे, ठीक है, लेकिन जो प्रतिगामी है उसका उल्टा, मतलब अब यहां पर चलेगा ऐसे नीचे की ओर। मतलब साफ है कि प्रतिगामी कर वे कर होते हैं जिनकी दर आयों के साथ साथ घटती चली जाती है। मतलब इनकम ज़्यादा और टैक्स कम। बेसिकली ये चीज़ जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अन्यायपूर्ण है, सही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के ऊपर इस टैक्स को अप्लाई किया जाता है ताकि गरीब आदमी उन चीज़ों का उपभोग ना कर सके जो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी इनकम कम है। अब उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लग जाएगा, उसका रेट बढ़ जाएगा, तो उसको जैसे आपका कौन सी चीज़ होती है, लग्जरी आइटम्स होते हैं, शराब पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है ताकि गरीब, फिर भी गरीब वाला ही शराब ज़्यादा हो जाता है, वो ठेके में चला जाता है। ठीक है ना। गाड़ी वगैरह लग्जरी आइटम्स, उन पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। इसका मतलब इस प्रकार के करों का भार धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्गों पर अधिक पड़ता है, जो समाज में न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। मतलब यहाँ पर टैक्स इनकम के साथ साथ घटती हुई चली जाती है। यदि ऐसी वस्तु पर कर लगाया जाता है जिसे धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग के लोग अधिक प्रयोग करते हैं, तो उसको प्रतिगामी कर कहते हैं। जैसे पुराने समय में नमक पर टैक्स लगाया गया था। किस पर टैक्स लगाया गया था? नमक। अंग्रेजों ने नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था। भाई नमक एक ऐसी चीज़ है, हर कोई प्रयोग करता है, गरीब आदमी भी प्रयोग करता है, ज़्यादा प्रयोग करता है क्योंकि गरीबों की संख्या ज़्यादा है। अगर आप नमक के ऊपर टैक्स लगा देंगे तो गरीबों के हिसाब से, समाज के हिसाब से उसको सही नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं सही कहा जा सकता, बिल्कुल गलत है नमक के ऊपर। तो ये नमक भी प्रतिगामी टैक्स के कारण रिग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि इससे गरीब के जीवन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए एक नमक आंदोलन शुरू हुआ था। और ये किसने किया था? याद है ना आपको, दांडी यात्रा। ठीक है ना, दांडी यात्रा, महात्मा गांधी जी पैदल चल पड़े थे, दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। नमक कानून को तोड़ दिया कि नहीं हम टैक्स नहीं देंगे। तो अब नमक कानून जो होता है इसी तरह का एक टैक्स था जो कि सही नहीं था, क्योंकि इसका असर गरीबों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, अमीर पर बिल्कुल नहीं होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनकम पहले 1000 है, टैक्स लगाया जाता है 10%, इनकम बढ़ के 2000, टैक्स लगाया जा रहा है 8%। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो देखो
टैक्स भी तो ज़्यादा हो रहा है बेटा, टैक्स ज़्यादा हो रहा है। तो ये बंदे ने 1000 रुपये का 10% टैक्स दिया, इस बंदे ने 10,000 का 3% टैक्स दिया, हिसाब से 10,000 का 10% बनता है, सबको ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर हो गया टैक्स का रेट, भले ही आपकी अमाउंट बढ़ता ना हो जा रहा होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? जिस हिसाब से अमाउंट बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा। इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि कर की दर जो है घटती चली जा रही है। तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए सही टैक्स प्रणाली नहीं है। टैक्स प्रणाली इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये क्या होता है ना, ये कुछ इस तरह से पहले थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आता है, फिर स्थिर हो जाता है, फिर ये इस तरह का होता है। यानी कि ये हो गया कर की दर और ये हो गया कर राशि, और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, ध्यान में रखना। अब क्यों सही नहीं है? क्यों? अब इसके कुछ लाभ भी है, कुछ नुकसान भी होते हैं। लाभ क्या होता है? ये कर मादक पदार्थों को रोक लगाने में, मतलब जो नशीली चीज़ें हैं उसके ऊपर इसको रोक लगाने के यूज़ किया जाता है। इन करों को विलासिता की वस्तुओं पर लगाने से गरीब लोग इन वस्तुओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाएगा, गरीबों के हिसाब से जो है परचेस करने की क्षमता से ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये सबसे बड़ा दोष है, इस कर का भार अपेक्षाकृत गरीब लोगों के ऊपर ही ज़्यादा होता है। लोग ऐसे में और अधिक गरीब होते चले जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि गरीब को अपनी आय का एक बड़ा भाग अपनी ज़रूरत के सामान को परचेस करते वक्त टैक्स देने में ही चला जाता है। इसके बाद इसमें है अधोगामी कर प्रणाली, डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव टैक्स क्या है? अनुपातिक कर और प्रगतिशील कर का ये मिश्रण होता है दोनों तरीके से। यह कर बहुत प्रगतिशील होते हैं और आय व्यक्ति के साथ साथ बहुत मंद गति है, पर आय जो दर जो है बढ़ती तो है, लेकिन प्रगतिशील में जो है बढ़ने की दर ज़्यादा थी, डबल भी। लेकिन यहाँ पर टैक्स को की दर को बढ़ाया तो जाता है, लेकिन बढ़ने की जो रफ्तार है वो बहुत ही कम होता है आय के कंपैरिजन में। इसलिए इसको मिक्सर कहा जाता है। किसका मिक्सर कहा जाता है? अनुपातिक का, क्योंकि अनुपातिक में एक समान है और प्रगतिशील बढ़ता है। यहाँ पर समान तो नहीं रहता लेकिन प्रगतिशील भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो दोनों को कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर इन प्रकार की कार्य प्रणाली में धनी की अपेक्षा कम भार पड़ता है, जबकि जिनका त्याग उन्हें करना चाहिए उतना वो नहीं करना चाहिए। कि जो अमीर है, अमीरों को इनकम बढ़ती चली जाती है तो टैक्स जितना बढ़ना चाहिए उतना उसमें नहीं बढ़ता है। टैक्स की दर बहुत ही कम होती है, लाइक दिस। देखिए यहाँ पर एक दे रखा होगा आपका, ठीक है। जैसे कर का आधार कितना है? 1000 2000 बढ़ता चला जाए, एक से डबल हुआ, डबल से फिर ज़्यादा हो गया, फिर उससे ही डबल हो गया। लेकिन टैक्स की दर पहले 8%, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 12। इसका मतलब टैक्स बढ़ने की जो रफ्तार है, देखिए पहले यहाँ पर 1%, यहाँ पर भी 1% और यहाँ पर केवल 2%, जबकि 10 से 5, 10 दुगुना डबल होना चाहिए। इनकम बहुत ज़्यादा हो चली, 1000 से इनकम बढ़ के 10 गुना हो गई। इनकम बढ़ के कितना गुना? 10 गुना। लेकिन इनकम आपके टैक्स का रेट कितना होगा? केवल 1.5 गुना। इसका मतलब 10 गुना इनकम, 1.5 गुना टैक्स। तो ये हिसाब से सही नहीं है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर जो बढ़ने की रफ्तार है कुछ कुछ बहुत ही धीरे रफ्तार होती है, कुछ इस तरह से बढ़ता चला जाता है टैक्स का रेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया कर की दर और ये होगी कर की मात्रा, ठीक है। ध्यान में रखना, इसकी बढ़ने की रफ्तार बहुत ही कम होती है। लाभ क्या होता है? इससे समाज में पूंजी निर्माण पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बढ़ता हुआ नजर आता है तो सोचते हैं चलो अब एक हिस्सा जो है प्रोडक्शन में लगा दिया जाए, निवेश किया जाए। अधोगामी कर प्रगतिशील प्रतिगामी दोनों करों का सम्मिश्रण होता है, तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई टैक्स बढ़ नहीं रहा है, बढ़ता भी है। और अमीर आदमी परेशान भी नहीं है कि मेरी इनकम को ज़्यादा ले लिया जा रहा है, तो दोनों यहाँ पर संतुलन में रहते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं ये अधिकतम सामाजिक कल्याण को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं फॉलो करता है? क्योंकि बंदे की इनकम ज़्यादा है, उसकी हैसियत इतनी है कि वो ज़्यादा टैक्स देखे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्यक्तिगत कर एवं अव्यक्तिगत कर। सही, आ लिखना लगाना भूल गया मैं। अव्यक्तिगत कर, इम्पर्सनल। अब देखिए व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत क्या है। व्यक्तिगत का मतलब होता है जब किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर कोई कर लगाया जाता है, और अव्यक्ति का मतलब होता है कि विशेष व्यक्ति नहीं, समान रूप से सभी व्यक्ति पर कर लगाया जाता है। विशेष और अविशेष, ठीक है ना। क्या है अब समझिएगा,
सरकार ने कुछ कर ऐसे लगाते हैं जो विशेष जगह पर विशेष व्यक्ति घूमने जाता है, जैसे आप पर्यटन करने जा रहे हैं, जैसे आप चिड़ियाघर घूमने के लिए जा रहे हैं, जैसे आप तीर्थ स्थान में घूमने जा रहे हैं, तो जैसे हज किया जाता है, जैसे कैलाश यात्रा किया जाता है, मानसरोवर यात्रा की जाती है, ठीक है ना, वैष्णो देवी यात्रा होता है, या फिर कोई पंजाब में गुरुद्वारा घूमने जा रहे हैं, तो इस टाइम सरकार के द्वारा कुछ टैक्स लगाया जाता है। तो ये उसी व्यक्ति पर लगाया जाता है जो वो व्यक्ति घूमने जा रहा है। आप अकेले जाओगे तो आपके ऊपर लगेगा। तो ऐसे करों को हम व्यक्तिगत कर के नाम से जानते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से ही वो पेमेंट करेगा। आप नहीं जाते हो तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे व्यक्तिगत कर के नाम से जाना जाता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मंदिर में प्रवेश करना तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा, चिड़ियाघर में जाना है या फिर अजायब घर जाना है, यानी म्यूजियम जिसको बोलते हैं ना, म्यूजियम में जाते हैं टिकट खरीदना पड़ता है, उसके ऊपर कुछ टैक्स लगा दिया जाता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत कर होता है। जबकि अव्यक्तिगत कर वो होता है जो किसी वस्तु या सेवा पर लगाया जाता है, जो वितरण पर लगाया जाता है, जो विक्रय पर लगाया जाता है, और इससे इसकी कीमतें बढ़ जाती है। जो भी उसको खरीदेगा उसको देना पड़ेगा। ये व्यक्ति को देखकर नहीं लगाया जाता है, वस्तु पर लगाया जाता है, सेवा पर लगाया जाता है, जो चाहे यूज करे वो देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको अव्यक्तिगत कर के नाम से जाना जाता है, इम्पर्सनल टैक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है परिमाण या फिर मूल्य कर। परिमाण यानी कि मात्रा, क्वांटिटी, एक ऐसा कर जहां पर क्वांटिटी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। आपने कितनी क्वांटिटी सेल की, फॉर एग्जांपल वह कर जो वस्तु की मात्रा के आधार पर लगाए जाते हैं, अर्थात वस्तु की प्रति इकाई कीमत पर लगाया जाता है, तो उसको परिमाण कर के नाम से जानते हैं, बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि साबुन की एक टिक्की है, शॉप की 1 यूनिट है, अब 1 यूनिट के ऊपर 5% 0.5% का टैक्स होगा। तो अगर आपने 100 यूनिट बेच दिया तो 100 के ऊपर 0.5, इसका मतलब होता है आपको लगभग 50 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर यूनिट के अकॉर्डिंग, मात्रा के अकॉर्डिंग टैक्स तय किया जाता है। समझ में आएगा? टोटल पर नहीं, जितनी यूनिट होता है उसके ऊपर, टोटल सेल के ऊपर नहीं होता है, टोटल यूनिट के ऊपर लगाया जाता है, तो उसे हम परिमाण टैक्स के रूप में जानते हैं। जबकि जब टैक्स टोटल अमाउंट पे लगाया जाता है कि आपने कितना सेल किया, इसका मान लीजिए आपने टोटल 50,000 रुपए का साबुन सेल किया और आपको 50,000 की इनकम प्राप्त हो रही है, तो इस टोटल आय के ऊपर आपको जो टैक्स लगाया जाता है, यानी कि उसकी कीमत पर, वैल्यू पर जो टैक्स लगाया जाता है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। आपने 1 बेचा, 2 बेचा, 10 बेचा, मतलब नहीं, आपने 50,000 की इनकम अर्न की ना, तो हम जो है क्वांटिटी यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पर टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सो उसे हम मूल्य कर या फिर एडवर्ड कर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ में आया ना, दैट इज प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, यहां पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या समझेंगे इस पे, समझिए। प्रत्यक्ष कर ये वो कर होता है जो सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, उसे उस व्यक्ति को स्वयं वहन करना पड़ता है जिस पर वो लगाया जाता है। मतलब अगर टैक्स मेरी इनकम पर लगाया जाता है तो टैक्स मैं ही पे करूंगा। मतलब यहाँ पर कौन है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक पर्सन के ऊपर लगाया, इसकी इनकम पे लगाया हुआ, तो यही व्यक्ति गवर्नमेंट को टैक्स देगा, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने टैक्स को टाल नहीं सकता, किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता, देना है तो है, आप इसको मना नहीं कर सकते। आप इसको ये नहीं कह सकते भाई मेरी इस साल इनकम नहीं है, ये है, आपकी जितनी इनकम है आप उसके आधार पर आपको अपना टैक्स देना ही पड़ेगा। उसको प्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष कर के कुछ विशेष गुण भी है, क्वालिटी। सबसे पहले प्रत्यक्ष कर मितव्ययिता को बढ़ाता है, क्योंकि आप अपने ज़रूरत के जो खर्चे होते हैं उस प्रत्यक्ष कर को कलेक्ट करना आसान होता है। सरकार को कोई फालतू के खर्चे यहाँ पर नहीं करने पड़ते, बहुत बड़ा हिसाब किताब करना नहीं पड़ता, डायरेक्टली इनकम पर लगा दिया जाता है सरकार को टैक्स यहाँ पर। दूसरा होता है कर की दर निश्चित होती है, यहाँ पर पहले से ही तय होता है किसको कितना टैक्स देना है, किसी आय पर कितना टैक्स लगता है। यहाँ पर समानता है, प्रत्यक्ष कर समाज में समानता की भावना बढ़ाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर कम आय वर्गों के ऊपर कम टैक्स लगता है और अधिक आय वर्गों के ऊपर अधिक टैक्स लगता है। ऐसे में समाज में आय की जो असमानता है वो कम होती है और सामाजिक समानता को बढ़ाया जाता है। लोच
ये टैक्स लोसिल होता है। क्यों टैक्स लोस होता है? कि अर्थव्यवस्था की जरूरत के अनुसार इस टैक्स को कभी भी बढ़ाया या कभी भी घटाया जा सकता है। ठीक है, एडजस्ट किया सकता है। ये सामाजिक न्यायपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गरीब और अमीर दोनों को ध्यान में रखा जाता है। गरीबों के ऊपर या तो जीरो टैक्स या कम टैक्स, जबकि अमीरों के ऊपर उनकी आय के आधार पर ज़्यादा टैक्स लगता है। सामाजिक आय समानता में कमी होती है, सामाजिक जागृति लाई जाती है। लोग सोचते हैं चलो मेरे इनकम में इस बन रहा है, लोग अपने टैक्स को खुद देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ कमियां हैं। क्या है? ये टैक्स असुविधाजनक है। लोग अपने टैक्स को कैलकुलेशन मुश्किल से कर पाते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कैसे देना है, किस आधार पर कैलकुलेट करना है, आय को किस तरह से, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी आय को सटीकता से ज्ञात नहीं कर सकते, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने आय को छुपाते हैं, यानी कि टैक्स का विरोध करते हैं। खासकर अमीर लोग कहते हैं मेरी इनकम तो टैक्स दो, तो किसी भी तरीके से एन किन प्रकरण के ना कोई भी इस तरह से लॉजिक अपना लेते हैं जिससे उनको टैक्स कम से कम देना है, यानी कि टैक्स की चोरी करते हैं। करों को छिपाए जाने, मैंने कहा टैक्स की चोरी, करों को छिपाए, क्योंकि लोग जब उनकी इनकम ज़्यादा होती है तो ज़्यादा टैक्स पड़ता है। लोग किस तरह से कोई भी इस तरह ऐसा रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको टैक्स कम से कम देना पड़ जाए। अन्याय की संभावना बनी रहती है किसके द्वारा? जब टैक्स वाले डिपार्टमेंट के थ्रू उनसे थोड़ा सा घूस घूस दे के कहा जाता है कि भैया मुझसे ज़्यादा टैक्स में, उसकी इनकम ज़्यादा उस पर, तो यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेट करने में अन्याय हो सकता है और निम्न आय वर्ग को विशेष चोट पहुँचाई जा सकती है इस टैक्स के द्वारा। तो ये जो है प्रत्यक्ष कर के कुछ विशेष अवगुण हैं। दूसरा था अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है एक्चुअली में उस व्यक्ति को चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई दूसरा व्यक्ति इसको चुकाता है। मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया एक व्यक्ति से, इस व्यक्ति ने टैक्स वसूल किया दूसरे व्यक्ति से और इसने फिर यहाँ से वसूल करके टैक्स इसको दे दिया। मतलब पी ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, उसने किसी, जैसे दुकानदारों के ऊपर लगाया जाता है जीएसटी, सामान के ऊपर जीएसटी देने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होती है, लेकिन दुकानदार क्या करते हैं अपने ग्राहकों से वो टैक्स वसूल करता है, प्राइस में वो टैक्स को जोड़ देता है, फिर जो टैक्स बनता है वो सरकार को दे देता है। तो उसने अपने जेब से थोड़ा ना दिया, वो किसने दिया? ग्राहक ने दिया, कस्टमर ने दिया। तो ऐसे करों को अप्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। ये वो कर होता है जो दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित किया जा सके, जिससे व्यक्ति पर लगाया जाता है उस व्यक्ति के स्वयं वहन नहीं करता। और जैसे वस्तु एवं सेवा का जीएसटी, मनोरंजन कर आदि, इस सारे टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जाने जाते हैं। इसके कुछ गुण होते हैं। अप्रत्यक्ष करों को चुकाना सुविधाजनक होता है क्योंकि वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है। इन करों को लोच का गुण पाया जाता है, इसको कमी या ज़्यादा की जा सकती है। इन करों को छिपाया नहीं सकता, अगर आपने इन वस्तुओं का प्रयोग किया है तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है। इन करों का विस्तार विस्तृत होता है। यहाँ पर वस्तु सेवा वस्तु अलग अलग प्रकार की चीज़ों पर लगाया जाता है, मनोरंजन पर लगाया जाता है, यहाँ पर सीमा शुल्क लगाया जाता है, कि ना रेस्टोरेंट में लगाया जाता है, कागज़ पे कई तरह के टैक्स लगाया जाता है। इससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है क्योंकि इन टैक्स का प्रयोग समाज के विकास के लिए किया जाता है। अब इन टैक्स के कुछ अवगुण भी हैं, जैसे निर्धन व्यक्तियों पर कर का अधिक भार पड़ता है, क्योंकि ये जो ऐसे टैक्स होते हैं जो कैसे होते हैं? अनुपातिक होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कहा जाता है कि चावल के ऊपर 12% का टैक्स लगेगा, इसका मतलब होता है चावल का प्रयोग अमीर भी करेगा गरीब भी करेगा। तो अमीर के लिए तो उतना टैक्स कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो चावल का कट्टा 1000 रुपये का आ रहा है प्लस 12% का इसमें टैक्स लगेगा तो 120 रुपये, तो कितना हो गया? 1120 रुपये का कट्टा हो गया। तो अमीर कहेगा 120 रुपये तो दे दो, लेकिन वही 1120 रुपये, क्योंकि अमीर के लिए वही रेट, गरीब के लिए वही रेट। गरीब कहेगा यार 120 रुपये में कहाँ से दूंगा, नहीं दे पाएगा। इसका मतलब होता है इन करों का, अप्रत्यक्ष करों का भार सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्तियों पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है बचत निरुत्साहित होती है। इससे बचत निरुत्साहित होती है क्योंकि फालतू के उधर टैक्स देना पड़ जाता है, अनिश्चितता बनी रहती है, अपव्यय होता है, जन जागृति में
कमी आती है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, मैं टैक्स दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, उनको पता ही नहीं कितना टैक्स दिया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें होती है। तो आपने टैक्स के अलग अलग प्रकार पढ़ लिए। अब करना क्या है आपको कि इस तरह से राजस्व रिलेटेड सारे वीडियोस को आपको देखना है, सारे टॉपिक देना है। तो आपको द इकोनॉमिक्स गुरु को फॉलो करना होगा। इसी तरह से आपको सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट मिलता रहेगा। ध्यान में रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और साथ ही साथ आपको अगर कोई पर्सनल डाउट है इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।